सेशन को रिकॉर्डिंग पे डाल दिया, क्योंकि कुछ लोगों का था कि वो लोग शायद कहीं ऐसे एरिया पे हैं कि नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, तो हम रिकॉर्डिंग रखेंगे सेशन का, ताकि हम उनको फिर से दिखा पाएं कुछ इंफॉर्मेशन जो मैम बताएंगे। एग्जैक्ट 9 बज गया है फ्रेंड्स, अब सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राजेश झा डायमंड मास्टर आप सबका स्वागत करता हूं इस आज के प्लेटफॉर्म में। और आज का जो मीटिंग का एजेंडा है या मीटिंग का जो टॉपिक है वो आप सबको पता होगा, पता है, पढ़ भी लिया है प्रॉपर्ली, कि कैसे एक इंडिविजुअल मतलब टीम में हमारी आई, ज्वाइन हुई पार्लर ओनर से लेके, और उन्होंने ना मतलब सेल्स मास्टर तक का सफर तय किया था। और आपको जान के हैरानी होगी दीदी, हम आपका ज्वाइनिंग जो था वो कौन से महीने का था? It was August 17th. 17 अगस्त का। अब आप एक चीज नोटिस करो, 17 अगस्त में ये ज्वाइन हुई। 17 अगस्त में ज्वाइन होने के बाद आप एक चीज सोचो कि इनका जो मतलब एक तरह से मतलब सफर रहा, ये अभी देखो कि अगस्त से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5-6 महीना के अंदर सेल्स मास्टर हो गई। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि यार हम नहीं, बहुत भारी है, नहीं हो सकता है। तो आज हम इनसे जानेंगे, और इनका मैं परिचय बता दूं, ये पीएचडी है, डॉक्टर लगा हुआ है इनके नाम के आगे, प्रोफेसर रह चुकी है, बहुत लंबा करियर रहा इनका, प्रोफेसर रह चुकी है। इनका एक बेटा आईआईटी खड़गपुर का पास आउट है, जहाँ के हमारे एमडी सर पास आउट है जिस कॉलेज के, और दूसरा बेटा डॉक्टर है, मनोचिकित्सक है, हस्बैंड इनके डॉक्टर हैं, और बहुत पैशनेट होके ये मैं मतलब मैं चाहूंगा, मैं ना मैम के अलावा, स्पीकर के अलावा कोहोस्ट को भी म्यूट के रखा हूँ, तो हर एक कोहोस्ट को बोलूंगा अनम्यूट ना करें, क्योंकि उनके बैकग्राउंड से कोई साउंड आएगा ना तो स्पीकर को डिस्टर्बेंस आएगा। तो अब सोचे पूरी डॉक्टर फैमिली होते हुए भी, और एक पैशनेट फॉर्म में ये डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, मतलब तो बिना ज्यादा समय गवाए मैं बुलाना चाहता हूँ नन अदर देन डॉक्टर स्मिता सिक्ची मैम को, ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर डॉक्टर स्मिता सिक्ची मैम। प्लीज मैम, स्टेज इज योर्स, प्लीज बताएं, आज हम सब लोग तैयार हैं आपसे सीखने के लिए। Thank you राजेश भैया, thank you so much, thank you for giving me this opportunity। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं सेल्स मास्टर बनी हूँ, मैं सबसे बड़ा श्रेय तो आपको ही दूंगी। हाँ, इसमें लाने वाले का भी एक श्रेय जरूर है, बट लाने के साथ साथ जरूरी है कि उसमें वो स्पिरिट आपको इम्बाइब करना है, वो सिस्टम से उसको परिचित करवाना है। सिर्फ लाना ही एटमी में लेके आना काफी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आप साथियों ने, आपने मुझ पे इतना विश्वास किया, हर समय आपने साथ दिया, मार्गदर्शन करते रहे। मैं जय भैया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत गाइड किया। बहुत बार जब भी मैं कॉल करती थी, वो तुरंत मुझे उसका, मेरी जो भी क्वेरी होती थी वो फुलफिल कर देते थे। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। और ये जो सेल्स मास्टर की जर्नी है, मुझे ऐसा लगता है, मैं एक थोड़ा ब्रीफ में बताती हूँ, जब तक और भी शायद लोग आ जाए, तो हम उस बैकग्राउंड पे चलते हैं। नागपुर के वर्कशॉप से लेके, नागपुर के वर्कशॉप में मैं पहुंची ऐसी थी कि मैं वैसे तो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं प्रोफेसर भी थी, 12 साल का मेरा वो एक्सपीरियंस है। फिर मैंने प्राइवेट कोचिंग भी दी कंप्यूटर साइंस में, और वो रही करीब 10 साल तक वो भी मैंने किया। बाद में कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां ऐसी थी कि मैंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट अपने उस अच्छे बडीन करियर से ले ली, और वो बहुत अच्छा एक डिसीजन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि बहुत कुछ चीजें जो लाइफ में हम करना चाहते हैं कहीं रुक जाती है, तो वो समय मैंने यूटिलाइज किया। वो अपनी बकेट लिस्ट में से कुछ चीजें जो थी वो सारी मैंने उस पर टिक की। और बाद में मेरा अप्रोच लाइफ में कभी भी ऐसा एक डिसिप्लिन में नहीं रहा मेरा, क्योंकि देखिए अब बी जो मैंने किया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया, और एमई किया कंप्यूटर साइंस में, और पीएचडी भी हुआ कंप्यूटर साइंस में। और बाद में अभी मैंने जो ये फार्मेसी किया है, डी फार्म कोर्स,
बाकायदा मैंने कॉलेज में एडमिशन ली एट द एज ऑफ 54 और 56 में मैंने वो कंप्लीट किया एंड मुझे बहुत खुशी होती है आपको बताने में कि मैंने पूरे कॉलेज में नहीं बोर्ड में भी उसमें टॉप किया था और वो भी बिना कॉलेज गए। वो बताना नहीं चाहिए क्योंकि अटेंडेंस आजकल कंपलसरी होती है, बट वो मेरे लिए जाना पॉसिबल ही नहीं था, बहुत सारी दूसरी जिम्मेदारियां जो है सिर पर। तो वो एक हुआ और ब्यूटी ऐसा था कि ये एक पैशन ना बहुत पहले से था, बट मेरा फील्ड ऐसा था, मतलब पढ़ाई के समय से भी हम लोग बहुत कुछ करते थे, कॉलेज में थे, हॉस्टल में थे तब भी, बट आईटी फील्ड और मेरा जॉब ऐसा था 10 to 6 वाला कि मैं कभी भी ब्यूटी को उस एंगल से एस्पेक्ट से कभी उसमें अंदर जा ही नहीं पाई। तो वो फिर अब जाके जब मेरा मेडिकल भी चल रहा है और मैंने जॉब भी छोड़ दिया था, तो आई थॉट कि चलो तो मैं ब्यूटी में अपना जो पैशन है वो कंप्लीट करती हूँ। तो एक फुल फ्लेज्ड मैंने पार्लर खोला है। तो उस पार्लर में मैंने जब एक्चुअली एक प्रॉपर लोकल जो है सैलून से एक कोर्स भी किया उसमें, और वो भी ऐसा था कि वहाँ पे भी मैं सबसे सीनियर थी और जो मैडम थी वो मुझे बिल्कुल लेना नहीं चाहती थी। मैडम बोले आप पीएचडी हो, मैं आपको क्या ही पढ़ाऊंगी। वो मुझे करीब महीना भर डालती रही और मैं उनके पीछे लगी रही कि मैं आऊंगी तो आप ही के पास और सीखूंगी तो यहीं से। तो आखिरकार वो हार गई और मेरी जिद के आगे हार रही और मुझे उनको लेना ही पड़ा। तो वहाँ मैंने एक चीज ये किया कि आई कुड कनेक्ट माई सेल्फ विद ब्यूटी फ्रैटर्निटी, क्योंकि जरूरी होता है। मेरा फील्ड बिल्कुल अलग था, तो मैं जो एक सिटी में जितनी भी ब्यूटिशियंस है ना उनसे जुड़ना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चैनल चाहिए था, वो मुझे वहां मिला। तो उससे क्या हुआ कि मैं सभी ब्यूटिशियन से जुड़ी और मैंने क्या पर्सनली जाके सर्वे किया, तो मुझे ऐसे पता चला कि लोग कर तो बहुत कुछ अच्छा रहे हैं अमरावती में, बट कोरियन फेशियल्स, ग्लास फेशियल्स कहीं पे भी नहीं है। और लकीली उन दिनों ये वर्कशॉप नागपुर में ऑर्गेनाइज हो रहा था। तो मैं फिर उस जब वर्कशॉप में गई और देखा, तो देख के रिजल्ट्स देख के ही मैंने तभी और मतलब बाकी तो सब ठीक था, क्योंकि कैसा था कि थोड़ा लेट पहुंची थी और जल्दी निकलना था, तो मैं थोड़ा बिजनेस प्लान और वो एस्पेक्ट को तो तब समझ ही नहीं पाई क्योंकि वो मेरा मिस भी हो गया था। तो बस रिजल्ट देख के, क्योंकि मैंने हैंड प्रैक्टिस लिया था और बाकी सबके मैंने वो वहां पे रिजल्ट्स आंखों से खुद ही देखे थे और प्रोडक्ट को खुद फिल किया ही था, तो ये डिसाइड ही कर लिया था कि मुझे तो ये ऐसा वर्कशॉप अमरावती में अरेंज करना ही है। और बस आई और आकर मैं उसकी तैयारियों में लग गई और राजेश भाई से कहा तो बिल्कुल बोले आप कीजिए और मैं जब भी आप बोलो मैं आता हूँ। ये तो उनका हमेशा इज ऑलवेज रेडी, बस आप करो। वो तो चाहते हैं कि टीम मेंबर्स कुछ करे ना तो मैं बस पहुंच जाऊँ, आपकी बस बोलने की देर होती है तो वो बिल्कुल निकल पड़ते हैं, ऐसा है। तो जब ये वर्कशॉप किया तो देख मुझे लकीली ना 60 एंट्रीज मिल गई। उसके लिए मेहनत मैंने बहुत किया। मैंने जो मेरे सराउंडिंग में छोटी छोटी प्लेसेस से वहां तक मैं पहुंची, किसी तरह से पहुंची और लोग सभी जगह से आए, सिर्फ अमरावती से नहीं सभी जगह से आए। तो वो रिजल्ट जब उन्होंने देखा ना वहाँ पिगमेंटेशन, वो अच्छा किया भी ऐसा था उस वर्कशॉप में हमने कि रैंडमली, मतलब राजेश भाई और हम तीनों देख रहे थे कि किसको लिया जाए। मतलब जो आई थी, मैं उन ब्यूटिशियंस को किसी को भी पर्सनली नहीं जानती थी, तो हमको ऐसा कोई भी बायस्ड उसमें डिसीजन नहीं लेना था कि इन पर्टिकुलर का हमको डेमो के लिए चूज करना है। तो हम तीनों ने एक ही पर्सन को पॉइंट आउट किया और उसमें इतना सीवियर पिगमेंटेशन एकदम अपरेंटली विजिबल था, तो हमने एज ए चैलेंज उन्हीं को बैठाया। और साथ में मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि आप जब भी कोई चीज लाते हो नई ना, तो आप अपने पे आजमाओ। तो इसी कारण मैं खुद भी वहां फेशियल के लिए बैठ गई, जबकि मैं ही एमओसी थी, मैं सब कुछ कर रही थी, फिर भी मैं बैठ गई। क्योंकि देखिए कि जब तक आप नहीं करोगे, आप लोगों को रिजल्ट, ये मतलब उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि मैडम खुद तो नहीं कर रही है और हमको सजेस्ट कर रही है। तो मैं भी थी और एक कोई मतलब जेंट्स में थे तब, ऐसे 3 लोगों ने किया। तो रिजल्ट्स देख के इतने हैरान हो गए सब कि इतने एक सिटिंग में इतने जबरदस्त रिजल्ट्स है। तो ये जो चीज रही और वो जो मेरा वर्कशॉप था सिटी में,
तो जब मैंने एक्चुअली एटमी कोरियन ग्लास फेशियल से मेरा पार्लर की शुरुआत की, तो सबसे पहला काम मैंने यही किया कि मैंने पूरा एक रूम जो मेरा डेडिकेटेड है फेशियल्स के लिए, कोरियन ग्लास फेशियल्स के लिए ही है डेडिकेटेड पूरा, तो उसमें पूरा जो रैक था ना, उसमें एटमी के सारे प्रोडक्ट्स ले लिए। मुझे ये था कि मैं जब तक सब यूज नहीं करूं, मैं किसी को कैसे बोलूं कि आपको ये चीज में क्या खासियत है और क्यों लेना है। तो मैंने सबसे पहले तो ये किया कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स खरीद लिए और वो सारे लगा दिए। बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ मेरे पास सारा रेंज है करके। लोग भी आते थे, नया था तो हर एक को वो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ इतने सारे प्रोडक्ट्स है, एक साथ सब देखने मिलते थे। तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पे रहा और मैंने कंटिन्यू 3-4 महीने ये प्रोडक्ट्स यूज किए। और मेरे साथ ये था, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने रिसेंटली डी फार्म किया था, तो एक इतने लंबे गैप के बाद जो मैंने पढ़ाई की, वो भी सब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, यूएस के टूर्स और यूरोप का टूर्स हुए, उसमें 2-3 वो करके जो करना था, तो ऐसा था कि एग्जाम के टाइम पढ़ाई तो करनी पड़ती है, बिना पढ़ाई के तो आपको पास होना संभव ही नहीं है। तो मैंने अपने आप को जरूर निग्लेक्ट किया उन 2 सालों में, तो वो अपरेंटली विजिबल मेरे स्किन पे हो रहा था। तो मेरे लिए ये कोरियन जो प्रोडक्ट्स थे ना, इतने कारगर साबित हुए और मेरे जो चेहरे का ट्रांसफॉर्मेशन लोगों ने देखा। मेरी फ्रेंड्स थी, जब भी हम मिलते थे तो बोलते थे क्या हो गया, कितना पढ़ाई कर रही, क्यों कर रही है, क्या जरूरत है, ये सब तो उनका रहता ही है। और फिर जब बाद में मैं गई ये कोरियन सब प्रोडक्ट्स यूज करके, तो एकदम वो लोग चकित हो गई कि अरे इतना तेरे में डिफरेंस आ गया है। तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ सभी पे। तो वो एक ऐसी मेरी जर्नी थी कि जहाँ मेरा कोई भी बैकग्राउंड वैसे उसमें नहीं था और मैं ब्यूटी फील्ड में आई और इन कोरियन फेशियल्स ने मुझे एक यहाँ पहचान दी और मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ा उसमें और इतने नंबर ऑफ फेशियल्स मेरे हो गए। तो वो प्रैक्टिकल ने मुझे ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स फिर मैं उसमें करती गई अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्किन जो भी क्लाइंट का होता था, और उसमें मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो वो रिजल्ट्स ने ही मेरा बिजनेस को बहुत बढ़ाया। तो अब मैं पीपीटी स्टार्ट करूं या क्या, मतलब आप कहो तो मैं 5 मिनट और कर सकती हूँ। नहीं, आप स्टार्ट कर लो दीदी, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो बिल्कुल। तो पीपीटी आप शेयर कर रहे हो या मैं कर लूं? नहीं, आप करो ना, आपके पास मैं ट्राई कर लेती हूँ पीपीटी शेयर करने का, एक बार जस्ट ट्राई। आ नहीं रहा है भैया अभी, इसमें तो कुछ एरर दे रहा है, ये अपडेट मांग रहा है मुझे कुछ। कोई नहीं, मैं 1 सेकंड आप बात करो, तब तक मैं पीपीटी सिस्टम पे डाउनलोड करके मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, क्योंकि ना ये आ नहीं रही है, मेरी है सिस्टम में डाउनलोडेड ही है, मैं चेक कर फिर भी एक बार क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये शेयर कर नहीं रहा। वो हो सकता है ना, वो आईपैड जो है ना, वो कहीं मैकबुक जो है वो शेयर नहीं कर देता है। 81 बिल्कुल। हाँ, मैं भी ऐसा करती हूँ। तब तक आप कंटिन्यू करो, बात कंटिन्यू करो। आप शेयर कर रहे हो, मैं बंद कर दूं फिर ये? हाँ, आप बंद कर दो, आप कंटिन्यू करो, मैं शेयर करता हूँ। ओके। हाँ, मेल पे रिकॉर्डिंग Recording stopped. आप कंटिन्यू करो दीदी, मैं अभी ना पीपीटी दे और रहा हूं। इस तरह मैं ये अपनी जर्नी जो है ना पार्लर की, वो बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इसमें काम किया। क्योंकि देखो, जब भी हम कोई ऐसे नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट में समय तो जरूर लगता ही है, तो हमें अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करनी होती है। तो एफबी एड तो एक जरिया है जो हमने काफी यूज भी किया है, हम सभी ने यूज किया है, पर वो यूज करके ना कुछ बहुत अनवांटेड कॉल्स भी आने लगे थे, तो वो तो मैंने लिटरली फिर बंद ही कर दिया था। और मुझे ऐसा लगा कि ये जो रिजल्ट्स है अभी मेरे, एक इंस्टाग्राम तो एक मीडिया था ही जहाँ मैं पोस्ट करती थी बिफोर आफ्टर, और जो भी रिव्यूज या टेस्टिमोनियल्स थे वो सारे उस पर शेयर किए।
पर उसके साथ साथ जब भी जो कोई देखो हम लोग है ना आजकल वो बीसी ग्रुप्स बहुत होते हैं, तो कई सारे बीसी ग्रुप्स पे मुझे बुलाया गया कि ये तो वो नया में जो है उसमें जब उनको बहुत टाइम दिया। हेलो। हाँ हाँ दीदी, अब देखो आपको मैंने पीपीटी दे दिया, मतलब आप दिख रहा है पीपीटी क्या आपको? हाँ 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 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ओके ओके ठीक। तो वो डेमोस से भी बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे मिले, तो इस तरह का मुझे ऐसा लगता है हम सभी कर सकते हैं, बहुत इजी है और अभी कर भी रहे हैं। मैं देख रही हूँ बहुत सारे फोटोग्राफ्स, बहुत अच्छा लगता है कि सभी हमारे ग्रुप में इतने एक्टिवली कर रहे हैं, तो डेफिनेटली Recording in progress. हाँ कंटिन्यू करेंगे। हाँ। आज मैं अपनी सेल्स मास्टर की जर्नी और मेरे जो सलून बेस्ड कुछ स्ट्रेटेजीज मैंने यूज की वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड आप कर सकते हैं। अब इस सेशन का जो एजेंडा है उसमें सबसे पहले तो ये है कि ये जो सेल्स मास्टर जर्नी है वो मैं एक शॉर्ट में कवर करती हूँ, और इफेक्टिव पार्लर डेमो क्या होता है और उसके क्या इफेक्ट्स हमें मिलते हैं, और जो हमें बिजनेस जिनसे ज्यादा मिलता है ऐसे है पार्लर ओनर्स, तो उन पार्लर ओनर्स को कैसे कन्विंस करना, ये एक पॉइंट है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है और उसे कैसे हम प्रोफेशनली हैंडल कर सकते हैं, और उसके बाद एक अर्जेंसी कैसी क्रिएट करना है, और फिर उससे आपको एक क्लोजिंग कैसी मिल सकती है, और जो कस्टमर आपके पास आया है वो चाहे जो भी हो वो आपका बिजनेस पार्टनर कैसे बन सकता है। ये सभी चीजें आज हम इस सेशन में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मेरी सेल्स मास्टर जर्नी अभी मैंने वैसे शेयर कर ही रही थी, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मेरा डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी बैकग्राउंड कभी भी नहीं रहा। इनफैक्ट मैं थोड़ा इस डायरेक्ट सेलिंग से दूर ही भागती थी, और मेरा हमेशा एक अप्रोच रहता था कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है मैं उन्हें हेल्प करने जरूर तैयार रहती थी। तो पर मेरा ऐसा मानना है कि बैकग्राउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी होता है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, और जब आप एक क्लियर डिसीजन ले लेते हो और उसके साथ साथ उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि जो सिस्टम है वो उस पर ट्रस्ट करना। तो एटमी का सिस्टम जो है वो मैंने सोचा था कि करना है तो पूरे मन से करना है, और आधे अधूरे मन से कुछ भी न करते हुए अपना कोई भी लॉजिक लगाने से मैं हमेशा उससे बची, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड सिस्टम है और उसे ही फॉलो करने में समझदारी है। और मेरा जो ये सलोन था या है वो उसको मैंने एज अ बिजनेस फनेल यूज किया। बिजनेस फनेल इस ऐसे यूज किया क्योंकि क्लाइंट्स तो आपके पास आते ही है और बहुत टाइम से आते हैं, आप पर उनका ट्रस्ट होता ही है, तो उस ट्रस्ट को आप बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और कंसिस्टेंसी ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए कि मैंने ऐसा ये समझा है कि कोई भी शॉर्टकट यहाँ पे कभी भी काम नहीं आता। जो भी आप काम कर रहे हो उसे आप सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करनी है। हम राजेश भाई को हमेशा देखते हैं कि हर थर्सडे जाते हैं, वहां पे कंपेंसेशन प्लान बता रहे हैं और वही सब समझ रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही कंसिस्टेंसी हमें बहुत सिखाती है और एक अच्छा बिजनेस भी देती है। और ये कंसिस्टेंसी इसलिए भी जरूरी है कि जो बिजनेस हम जो कर रहे हैं ना, वो बिजनेस सिर्फ हमारा नहीं है, हमको नए लीडर्स बनाने हैं, यानी डुप्लीकेशन करना है। और इसी ये जो हम रिपीट सारा ये डेमोज और देते हैं उसी से हमें वो डुप्लीकेशन मिल सकता है। अब ये जो पार्लर है, पार्लर मुझे लगता है यहाँ पे सभी पार्लर्स हो ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट काफी सारे पार्लर ओनर्स भी इसमें है। तो ये पार्लर को हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मान सकते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि जो भी पार्लर ओनर्स है वो एक गोल्ड माइन पे बैठे। अभी आजकल तो सिल्वर के रेट इतने आए हैं तो हम तो कहेंगे सिल्वर माइन पे बैठे हैं। ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग कन्वर्शन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक तो आपके पार्लर में आपके क्लाइंट्स का ट्रस्ट आप पे बना हुआ है,
वो आपका टच, आपका एडवाइस, आपका एक्सपीरियंस, इन सब पे ट्रस्ट करता है। और जब ट्रस्ट एक बार पहले से बना है ना, तो प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान हो जाता है। और नेक्स्ट है रिपीट कस्टमर्स। रिपीट कस्टमर्स क्यों? क्योंकि रिपीट कस्टमर्स ही हमको पीवी देंगे। और ये जो हर महीने या हर हफ्ते में, क्योंकि एक बार जब कस्टमर आपसे कुछ करके जाता है वो रिपीट तो आता ही है। एक बार फेशियल लिया, अगले महीने फिर फेशियल के लिए आएगा। फिर वो हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स पिछली बार नहीं ले पाया, वो सोचेगा कि अब मैं इस बार ले लूं। या कई बार ऐसे होता है कि मेरे पास तो कई क्लाइंट ऐसे थे कि पहले बार सब फोम क्लिनजर्स और ये सनस्क्रीन एज अ होम केयर ले गए, बट थोड़ा बजट ज्यादा हो गया था, तो फिर बोले कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे दूसरी चीज लेंगे। नेक्स्ट टाइम उनको दूसरे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, तो वो बीबी क्रीम ले लिए। इस तरीके से वो बिजनेस चलता रहा। और रिपीट कस्टमर्स जब आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो बिजनेस देकर ही जाते हैं। तो वो एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और अब लाइव रिजल्ट विजिबिलिटी, पार्लर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ आपके पास कस्टमर जब आता है तो वो आपके पास बहुत देर तक रहता है। और आप एक जब उसको लाइव रिजल्ट लाइव ही बताएंगे, यहाँ कोई फोटो या कोई वीडियो चला के तो आप उसे कुछ बताओगे नहीं, या जो भी होगा लाइव होगा। तो वो लाइव देखने के बाद वो इजीली कन्विंस हो जाता है कि जब वो रिजल्ट को फील करेगा ना, तो आपको उसको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही कन्विंस हो जाता है। तो सही मायने में पार्लर एक बहुत बड़ा कन्वर्शन जोन है, जो आपके जो क्लाइंट को आपके बिजनेस पार्टनर तक ले जा सकता है। अब इफेक्टिव पार्लर डेमो क्या होता है? इफेक्टिव पार्लर डेमो यार कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले आता है इसमें क्लाइंट प्रोफाइलिंग। क्लाइंट प्रोफाइलिंग को हम ऐसा देखते हैं कि जब क्लाइंट आपके पास आता है, तो मेरा तो ऐसे अनुभव यहाँ रहा है बहुत सी बार कि क्लाइंट ऐसे आता है कि हाँ, मैंने तो 2-3 साल में कुछ फेशियल किया नहीं है, मेरी स्किन आप ही देखो और आप ही सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना है और कौन सा फेशियल करना चाहिए। तो जब भी उनका स्किन टाइप एनालाइज करके उनको सब समझाती थी कि आपकी स्किन ऐसी है, और मैंने ज्यादा फेशियल्स तो नहीं थे, बट 1-2 ऑप्शन मैं जरूर रखती हूँ। बट जब भी कोरियन प्रोडक्ट के बारे में उनको बताती थी, और जब उनका एक छोटा सा डेमो उनके हाथ पे या ऐसा देती थी, तो वो बोलते थे नहीं नहीं, फिर बेस्ट ही करना है, फिर मुझे दूसरे किसी में तो जाना ही नहीं है। तो वो एक उनकी उसको भी एक ऐसा लगता है कि भाई मेरा प्रॉब्लम ये समझ रही है, मेरे स्किन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये उतना फेथ तो उनको रहता भी है जब वो आपके पास आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे सजेस्ट कर रही है। और प्रॉब्लम बेस्ड ही हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन करना होता है, क्योंकि देखिए अब प्रोडक्ट कोई भी लगाने से तो प्रॉब्लम का हल सही आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो आपका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट। अब एक हम लकी ऐसे है कि कोरियन फेशियल्स में इतना बड़ा एडवांटेज है कि एक जो हम एब्सोल्यूट और इंडियन केयर की किट यूज कर रहे हैं ना, ये कई सारे प्रॉब्लम्स पे काम करती है। सिर्फ कुछ एक एक्ने के लिए या और हम बहुत 1-2 चीजें अलग यूज करते हैं, बट मोस्टली हमारा वही किट काम करता है। बट उस किट में भी हमको ये देखना होता है कि इनका स्किन का टाइप क्या है, और फिर उस स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग ही हम उसका टाइम का वेरिएशन जो भी है, जो हम सीखते आए हैं इन राजेश सर से और सबके रितेश सर से, सबसे हमने सीखा है कि कैसे उसको वेरी करना है, ताकि आपको मतलब ऑयली स्किन के लिए क्या करना है, ड्राई स्किन के लिए क्या करना है, कॉम्बिनेशन स्किन है तो हम उसे हर स्टेज में हमें कितने टाइम के लिए उसको रखना है। तो ये सब प्रॉब्लम बेस्ड हमें वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसको अप्लाई करना है। और एक चीज जो मैंने अपने पार्लर में बिल्कुल जेनरसली फॉलो किया, वो ये था कि मैंने एक जो सेट है कंप्लीट खोल रखा था सिर्फ डेमोस के लिए। मतलब जब भी क्लाइंट आता था तो उसको देखो फेस पे तो जनरली बोलते हैं कोरियन स्टाइल में ऐसा कि हाफ फेस पे डेमो देते हैं या हैंड पे डेमो देते हैं, बट मैंने तो हमेशा हैंड पे डेमो दिया। और हैंड पे जब भी वो लगाते थे कि मतलब एक सनस्क्रीन दिया, तो सनस्क्रीन लगाते ही वो लोग इतने चकित होते थे कि
अरे ये तो पूरा एब्जॉर्ब हो गया और पता ही नहीं चल रहा है। दूसरे सनस्क्रीन जब हम लगाते हैं तो इतना केकी लगता है, फिर हमें उसको छुपाने के लिए और टैल्कम लगाओ, ये सब करना पड़ता है। तो वो देखते ही सनस्क्रीन तो लोगों ने इतने ज्यादा पसंद किए। और इनफैक्ट मेरा तो खुद का एक मेडिकल स्टोर भी है, मैंने भी मेडिकेटेड सनस्क्रीन बहुत बेचे हैं और उनका रिजल्ट भी देखा है। और मैंने देखा कि ये जो हमारे सनस्क्रीन है, जो भी दोनों मतलब ये जो ग्लो बेस है और ये जो बेसिक है, दोनों भी इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि बस एक बार सुबह आप लगाओ और बस भूल जाओ और आपका फुल डे आपको प्रोटेक्शन बिल्कुल मिल जाएगा। और इसके साथ साथ सनस्क्रीन की रेंज में हमारे पास एक वो जो एक स्टिक भी है, सनस्टिक, वो मैंने रिसेंटली यूज किया था जब मैं अंडमान निकोबार गई थी। तो उस समय वहां की जो हीट और वो रिफ्लेक्शन होता है एक सी से और वो सैंड से, उसमें जो धूप का इफेक्ट लगता है ना, उसमें तो वो इतनी कारगर साबित हुई और वो उसी टूर में खत्म हो गई थी। मतलब इतना उसका यूज वहां हुआ था और उसने हम सबको बड़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया था। तो ये सब चीजें जो है एक्सपीरियंस करने की होती है। तो ये इसलिए जब तक हम इसको अपने सैलून्स में एक डेमो नहीं देंगे ना, तो तब तक क्लाइंट उसको फील नहीं कर सकता है। तो ये एक इफेक्टिव पार्लर डेमो का एक पार्ट है कि आपको एक सेट हमेशा ऐसे रखना है कि जिससे आप उनको डेमो दो और प्रोडक्ट को फील करवाओ। और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको जब रिजल्ट है तो वो कैसे आया, क्या आया, ये बताना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें उनके ये बताना है कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स क्या है या ये कैसे बनता है। इतना सब थ्योरी की उनको कोई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि क्लाइंट जब रिजल्ट फील करता है ना, तो उसको आपको प्रोडक्ट सेल करना ही नहीं पड़ता। वैसे ही वो आपका जो ऑर्डर है वो अपने आप ही क्लोज हो जाता है और कस्टमर तो उसे मतलब वहीं पे फाइनल करके ले ही लेता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैंने मतलब ये पूरे ये जो मेरे एक करीब 4 महीने से मैं ये फील्ड में हूँ और कोरियन फेशियल्स कर रही हूँ और करीबन मुझे लगता है 75 फेशियल्स अभी तक हो गए हैं। तो उनमें मतलब ऐसे मैक्सिमम मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो डेमो से ही तुरंत उन्होंने वो ये प्रोडक्ट्स तभी डिसाइड कर लिया और तभी खरीद ली है और वो क्लोज तभी हो गई मेरी ऑर्डर वहां पे। अब ये एक जो टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ वो है सिर्फ पार्लर ओनर्स के लिए कि हाउ टू कन्विंस देम। देखिए पार्लर ओनर जो है ना, उनका बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस होता है। मतलब मैंने तो ऐसे कई पार्लर ओनर्स देखे हैं कि बस जिन्होंने 25-30 साल से बस वही चीजें कर रहे हैं और वो कुछ नया करने में ना बहुत, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में होते हैं कि भाई हमारा पार्लर तो ऐसे ही चल रहा है। कुछ ऐसे नया करने के लिए ना बहुत जल्दी नहीं मानते हैं और वो कोई इमोशनली कहीं डिसीजन भी नहीं लेते। मतलब वो आपके पास आएंगे भी ना, तो आपको उसको प्रोडक्ट तो आप जरूर उसको उनको फील तो करवाओगे, बट प्रोडक्ट बताने के साथ और फील करवाने के साथ साथ ना उनको हमारा जो एक मॉडल है, प्रॉफिट उनको कैसे मिलेगा, वो एक मॉडल का भी उनको जानकारी उसी समय यदि दी जाती है तो और वो लोग समझ भी लेते हैं, क्योंकि वो इतने सालों से इस इंडस्ट्री में होते हैं तो उनको तो बिल्कुल पता होता है। वो तो फटाफट पूछ लेते हैं। मेरा तो जो डाउनलाइन में एक ब्यूटिशियन है, उनको मैंने बस एक पहले दिन कॉल किया था और उनको ऐसे बताया, तो उन्होंने जस्ट पूछा कि ये किट कितने की होती है और फिर इसमें कितने फेशियल होते हैं और तुरंत ही उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि अरे इतना होता है, फिर इसमें अपने को इतना बचेगा, फिर ये ऐसा होगा क्या। मतलब वो उन्होंने तुरंत एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सारा कैलकुलेट कर लिया। तो उन्हें आपको सिर्फ एक हिंट पर देनी होती है कि इसको आपको मनी अर्निंग के आगे क्या क्या सोर्सेस से पैसिव इनकम कैसे जनरेट हो सकती है। वो बहुत डेप्थ में भी नहीं गए, तो एक आप ओवरव्यू उस समय आप उनको जरूर दे सकते हो। और एक देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमेशा एक, आप जब इस इंडस्ट्री में हो ना, तो एक एग्जाम्पल सेट हमेशा करना पड़ता है। देखिए यदि आप एक खुद एक पार्लर ओनर है या आप ये प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, मान लिए, ऐसा मत समझिए, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हम पार्लर ओनर्स ही है। चाहे हम जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं और हम उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो फिर ये होना चाहिए कि वो हमने यूज किया है और वो यूज हमारे चेहरे पे उनको दिखना चाहिए, उसका रिजल्ट। तभी वो चीज
कोई इम्पैक्ट करेगी जब आप उसको उस प्रोडक्ट के बारे में आप जब सामने वाले को बताते हैं। और पार्लर ओनर्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी, वो इंस्टेंटली समझ जाएंगे कि आप मेक अ डिफरेंस। यदि आप बताते हैं या आपको जानते हैं पहले, तो वो समझ जाएंगे कि ये प्रोडक्ट जरूर इसमें दम है और ये अच्छा प्रोडक्ट है। तो आपका जो एक पर्सनल यूजेस की आप जो एक स्टोरी जो भी बता, वो बिल्कुल रियल होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। और फिर एक बार जब उनको लगता है कि नहीं ये दिख रहा है रिजल्ट, तो फिर आपको उनको कन्वर्ट करने में फिर देर ही नहीं लगती है। और फिर उनको एक चीज ये देखो, एटमी का अभी एमएलएम तो काफी लोगों ने ना कई बार किया भी होता है, पर उनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग कंपनी के बहुत अलग अलग होते हैं। तो कई बार नेगेटिव भी हमें सुनने मिलता है, तो हमें थोड़ा सा उनको यहाँ जरूर कन्विंस करना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं भाई मेरा पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे ना ये सब चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। ये तो हमें बिल्कुल आए दिन सुनने मिलता है कि देखिए मेरा इतना मेकअप चलता है, मैं इतने ऑर्डर्स पे रहती हूँ, मेरे को बिल्कुल समय नहीं होता है, मैं ये सब चीजें अभी मतलब इस सब में टाइम नहीं दे सकती हूँ। तो फिर ऐसा तो मैंने बहुत फेस किया है इसमें, क्योंकि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट इसमें है ही जो मेरे डाउनलाइन में है। तो उन्हें मैं यही बोलती थी कि देखिए कि आपको जितना समय है उतना आप समय दीजिए, बाकी काम मैं आपको करती हूँ और मैं आपको पूरी तरह इसमें सपोर्ट करती हूँ, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे आपको जो भी लगता है कि प्रोडक्ट का भी कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कभी भी कॉल करें। तो इसी तरीके से मैं उन लोगों से जुड़ पाई हूँ। पर उन्हें अब धीरे धीरे मैं एक कोशिश मेरी यही है कि ठीक है आप बिजी हो, बट आपको एक रिपीट इनकम कैसे मिल सकता है इसमें। मतलब देखिए क्लाइंट जब आपके पास आता है तो वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक पार्लर ओनर आएगा, वो तो डेमो के लिए आपके पास आया है सपोज, बट लाइक पार्लर जो क्लाइंट है वो एक हम एक बिजनेस सॉरी होम हाउसवाइफ का भी एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हाउसवाइफ आपके पास आ रही है पार्लर में, तो एक वो जो क्लाइंट है वो आपको रिपीट इनकम कैसे देगा। अभी देखिए जब हमने बात की है यहाँ हाउसवाइफ्स की, तो हाउसवाइफ्स हम सब देखते हैं कि घर का सारे डिसीजंस मोस्टली हाउसवाइफ्स ले लेती है। तो और छोटी छोटी बातों में ना घर के जेंट्स को पता भी नहीं होता है कि ये क्या सामान ला रही है, कौन सा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ला रही है, कौन सा शैम्पू आ रहा है, क्या बहुत सारी चीजों में ना बहुत इंटरफियर भी कोई नहीं करता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये इसको टाइम है, ये बढ़िया सब सर्वे करके ही हर चीज ला रही होती है। तो हाउसवाइफ्स भी हमारे लिए बहुत पोटेंशियल कस्टमर्स होती है और उनसे भी हमें रिपीट इनकम बिल्कुल मिलता है। क्योंकि हाउसवाइफ जब आएगी ना तो वो डेफिनेटली एक बार जब प्रोडक्ट यूज करेगी ना, तो हाउसवाइफ्स आप देखेंगे बहुत सारी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ी होती है और फिर वो ऑटोमेटिकली जब भी उनको रिजल्ट मिलेगा ना तो वो कई लोगों को बताएगी, या वो अपेरेंटली उनका रिजल्ट कई लोगों को दिख भी जाएगा और वो ही आपके लिए फिर एडवर्टाइज करेगी। और जब भी वो एडवर्टाइज इस तरीके से आपकी से एडवर्टाइज होती है तो डेफिनेटली आपका रिपीट इनकम आपको मिलना है। तो ये रिपीट इनकम के क्या क्या इसमें सोर्सेस है, कैसे हमको एटमी का सिस्टम उनको समझाना है कि आपको इसमें इनकम, पैसिव इनकम साइड बाय साइड आपकी जो पार्लर का इनकम है उसके साथ साथ आप ये इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। और ठीक है आपको समय नहीं है तो मैं आपको मदद कर देती हूँ, और आप मुझे बताते जाइए जो भी आपकी पहचान रेफरेंस में है, और फिर मैं मतलब आपको रिपीट इनकम मिलती रहेगी। और फिर धीरे धीरे जैसे ही इनकम दिखता है ना, सबका इंटरेस्ट जाग ही जाता है कि चलो पैसा आना शुरू होता है तो वो एक छोटा खुशी होती है, बट जब हम उसके आगे उनको एक और बड़ा सपना बताते हैं ना तो फिर वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू कर ही देते हैं। और एक बात ये भी बताना है कि इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। कई लोग देखिए बहुत अलग अलग तरीके के लोग मुझे इसमें मिले और जनरली सभी को मिलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि भाई हम इतना इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं कर सकते हैं और इतना रिस्क होगा कि हमारा प्लेस इतना बड़ा नहीं है, वहां पे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब ऐसे कई सारे वो क्वेरीज या क्वेश्चंस उनके दिमाग में होते हैं। तो हमें जरूर उनको बताना है कि ये कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और आप छोटे से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस को स्केल करके आगे ले जाइए। प्रोफेशनल ऑब्जेक्ट हैंडलिंग एंड नाउ ऑब्जेक्ट, अभी देखिए कि ऑब्जेक्शन जब भी होता है, ऑब्जेक्शन हम किसे कहेंगे कि जैसे अभी देखिए कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वो सबसे पहले क्या कहता है, ये हम सभी मतलब एक्सपीरियंस करते ही है कि
आपकी प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली है तो बड़े अच्छे। अच्छा है, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है, सभी लोग मानते हैं कि प्रोडक्ट्स तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट कॉस्टली है, ये तो आपको पहला रिएक्शन जरूर सबसे सुनने मिलता है। तो अब ये जो कॉस्टली प्रोडक्ट है, ये कैसे कॉस्टली नहीं है, ये मैं उनको कई बार समझाने की इस तरीके से कोशिश करती हूँ कि देखिए, आप एक सनस्क्रीन का ही एग्जाम्पल लीजिए, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, मोस्टली सभी यूज करते हैं। तो एक जब बॉटल हम यहाँ ले रहे हैं, तो हो सकता है आप 800 850 जितने में भी आप दे रहे हो, बट ये आज आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट ये 1 महीने का आपका खर्चा नहीं है। इसमें आपको 4 महीने तक की आपको किस तरीके से लगाना है, ये प्रॉपर तरीका हमको बताते हैं। और जब उनको कन्विंस किया जाता है कि ये 1 महीने का नहीं, आपके 4 महीने इसमें निकलने वाले हैं, तो उनको फिर बात समझ में आती है, और वो भी कन्विंस हो जाते हैं कि चलो, मतलब प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है और प्रोडक्ट तो अच्छा है। वो मतलब देख के ही जैसे ही वो उसको फील कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट का तो तारीफ करना वही शुरू कर देते हैं। तो डेमो एक देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट का एक्सेप्टेंस तभी तुरंत मिल जाता है जब वो एक आप उनको डेमो देता है। और डेमो जो है, और मतलब क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये जो एक डर रहता है कि भाई हम कुछ नया दे रहे हैं, पता नहीं क्लाइंट उसको कितना एक्सेप्ट करता है। तो ये हमें उनको बोलना है कि आपको एक छोटा सा डेमो दे दीजिए, वो एज ए प्रूफ दीजिए, क्लाइंट अपने आप एक्सेप्ट उसको कर लेगा। और सबसे इसमें एक चीज है कि वो लगेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये तो बहुत लोग बोलते हैं, मैंने तो बहुत इसमें ये फेस किया है कि हमारे पास तो इसके लिए टाइम नहीं है, हम ये सिस्टम में और ये मैचिंग और ये सब करने में इतना समय तो नहीं दे सकते हैं। तो हमेशा हमें उनको ये चीज बतानी है कि आप अकेले इसमें नहीं होते हैं, पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है, और सिस्टम आपके साथ है, आपकी अपलाइन हमेशा आपके साथ होती है, और वो आपको पूरी तरीके से हर स्टेज पे भी हेल्प करने को तैयार रहती है। तो ये भी ऑब्जेक्शन आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो ये भी जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, उसे हमें थोड़ा ऐसा कामली और प्रोफेशनली हैंडल करना है। और उन सारे ऑब्जेक्शंस जो आए ना, वो ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट कंफ्यूज है, ऑब्जेक्शन आया मतलब उसमें वो इंटरेस्ट ले ही रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये चीजों को मैं कैसे फेस करूं। तो इसका जब उसको एक प्रॉपर सॉल्यूशन या आंसर मिल जाता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी में बदल ही जाता है। अब अर्जेंसी और ऑर्डर क्लोजिंग। अर्जेंसी है, हमें हम जानते हैं कि हमने ये कई बार वर्कशॉप्स जो किए है ना, तो हमको जैसे हम पहले तो टिकट्स के लिए करते हैं जो भी, फिर हमें को एंड में तो थोड़ी अर्जेंसी क्रिएट करने की आदत सबको ही हो गई है कि अर्जेंसी किस तरीके से क्रिएट की जाती है। तो अब अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए पार्लर में कुछ स्ट्रेटेजीज यूज की जा सकती है कि हम कुछ लिमिटेड टाइम ऑफर्स या कुछ कॉम्बो बना के उनको दे सकते हैं। तो फिर क्लाइंट को पता होता है कि भाई ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है, तो हमें क्विक डिसीजन लेना है। तो शुरुआत जब भी आप मतलब जैसे फेशियल्स के साथ भी आप डिफरेंट कॉम्बोज बना लो और एक लिमिटेड टाइम के लिए दो, तो एक अर्जेंसी जरूर बन जाती है कि हाँ, अभी हमको इसको कर ही लेना है करके। और जब एक्चुअली वो फेशियल लेते हैं और अपना रिजल्ट फील करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मोमेंट हमें मिस नहीं करना, क्योंकि वो जब वो उसकी खुशी उसमें होती है, तो वो समय आपको एक क्लोजिंग अपनी ले लो ना, तो मतलब वो एक चांस है जो मिस नहीं करना चाहिए। और जब एक बार अभी आपके पास क्लाइंट है और उसी का नेक्स्ट अपॉइंटमेंट यदि हम तभी फिक्स कर लेते हैं कि ये आज आपकी सेटिंग हो गई है और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी इस दिन है, फॉलो अप डेट उनको दे देते हैं, टाइम भी फिक्स कर लेते हैं ना, तो एक उनको भी एक ऐसा मेंटलिक ये हो जाता है कंपल्शन कि नहीं, हमको फिर से जाना है और कुछ ऑफर हमको और मिलने वाली है। ये एक हमेशा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के साथ यदि उनको कुछ ऐसा एक देते हैं, तो वो बिल्कुल उस चीज को फॉलो अप डेट पे आते ही आते हैं। तो ये अर्जेंसी यानी कोई प्रेशर हम नहीं डाल रहे हैं, बट उनको एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं कि डिसीजन उनका डिले नहीं होता है, एंड दैट आई कॉल इट एज अर्जेंसी। अब कस्टमर टू बिजनेस पार्टनर,
अब जैसे हमने बात किया था कि कस्टमर्स जो हमारे पास आते हैं, तो वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। कस्टमर्स मोस्टली हम देखते हैं कि जैसे हमने एक हाउसवाइफ का भी एग्जाम्पल लिया था कि हम एक अभी पीवी के तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। पीवी अभी कैलकुलेशन सभी ने बहुत किया और हमने तो 15 दिन बस वही किया, अभी फाइनल सेल्स मास्टर अचीव कर रहे थे तब। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है पार्लर ओनर्स तो ठीक है, बट ये जो कंज्यूमर्स है, जो रिपीट कंज्यूमर्स है, वो भी आपको अच्छा खासा पीवी दे जाते हैं। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि एक जो हाउसवाइफ है, वो आप सपोज आपके पास से एक फोम क्लींजर लेती है, सनस्क्रीन लेती है, बीबी क्रीम ले लेती है, तो इनके लिए आप सपोज काउंट कर ले मोटा मोटा एक 15-20 हजार तक का पीवी एक हाउसवाइफ आपको देती है एक टाइम का। और वो जब शेयर करती है और बाद में उसके कारण आपको रिपीट पीवी तो और मिलते ही है। तो ये इस तरीके के यदि आपके पास 10 क्लाइंट भी है तो भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इसमें मिल जाता है। पार्लर ओनर्स तो होना ही चाहिए क्योंकि उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन आपके इसमें रहता है, बट आपको साथ साथ में ये हाउसवाइफ्स को भी हमें इम्पोर्टेंस पूरा देना है। और हम हमेशा उनको ये कहेंगे कि इवन हाउसवाइफ से उनको ये रहता है कि भाई देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई चाहता है एक इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और मेरा तो इनफैक्ट एम यही है। अभी हमारे यहाँ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का एक संगठन है जिसकी मैं मेंबर हूँ, तो उसकी मीटिंग में मैंने कल यही रखा कि एटमी के जरिए मैं यही चाहती हूँ कि ये जो एक सेक्शन है, ये जो स्ट्रेटा है, कि ये जो लेडीज है उनको एक मैं प्लेटफॉर्म ऐसा दूं कि जिसके जरिए वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये फिर हमें जरूर बताना चाहिए कि आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करना है। एक छोटे से आप इसको स्टार्ट करो और धीरे धीरे खुद ही जब कंज्यूम करते हो, फिर जैसे ही उनको इंटरेस्ट आता है और लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब यही नहीं, हम हमारा ही बेनिफिट नहीं देखते, हम उनके लिए भी काम करते हैं फिर। क्योंकि देखिए, हमारा एक सिस्टम ही ऐसा बना है कि सब लोग यहाँ पे एक दूसरे के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और हम उनको ये भी एश्योरेंस देते हैं कि आपको एडमिन में पूरा ट्रेनिंग मिलता है बाकायदा। जब आप नए नए होते हो तो आपको इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, बस जरूरी है कि आपको वो प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं। तो ट्रेनिंग सपोर्ट एटमी की ओर से हम देखते हैं कि हर थर्सडे जो है ऑफिस में दिल्ली में एक ट्रेनिंग होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना सब ट्रैवल करके सब वहां जाते हैं, और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम दूर है तो भी हम लोग भले ही काम में भी हो तो भी उसको ऑन करके रखें और हम सुने, ताकि वो मतलब हमें और प्रेरित करता रहे। और एक ये शॉर्ट टर्म विजन के साथ साथ हमको उनको है ना एक लॉन्ग टर्म विजन भी देना है कि ये किस तरीके से एटमी 3 जनरेशन तक के आपके ये जो पैसिव इनकम है वो आप 3 जनरेशन तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि एटमी में डुप्लीकेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रोथ फॉर्मूला है। क्योंकि देखिए, आप अकेले यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो। अब ऐसा है कि डुप्लीकेशन किस तरीके से पॉसिबल है। अब ये जब हम देखिए, हम जब लोगों को इसमें जोड़ते हैं एटमी के साथ, तो जरूरी नहीं है कि सब कोई बहुत पढ़े लिखे हो या बहुत जिन टेक्नोलॉजी के लिए स्ट्रांग हो या फिर बहुत हर चीज पहली बार में समझ ले। तो हमें ये करना है कि जो भी हम उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, वो बहुत सिंपल हो ताकि वो बहुत अच्छी से उसको समझ सके। और ये रिपीटेड डेमो हम उनको देते रहे। यहाँ एक चीज बहुत जरूरी है कि आपको ये चीजें जो भी सिंपल है प्रेजेंटेशन और डेमोज है वो रिपीटेडली आपको उनको देने हैं। और टीम के ट्रेनिंग एक इंटीग्रल पार्ट है जो हमेशा होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, मतलब एक बार ट्रेनिंग दे दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। आपको ट्रेनिंग बार बार देते रहना है, रिपीटेडली देते रहना है। क्योंकि देख, नई आपकी टीम तो ग्रो होते रहेगी और कंसिस्टेंसी इसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है। तभी आप लीडर्स जनरेट कर पाओगे और तभी आपकी ग्रोथ इसमें संभव है।
अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी मैंने आज आपको मेरी जर्नी शेयर की है, उसमें के कुछ चीज़ें जो मैंने समझी है अभी तक के मेरे इस 4 महीने के सफ़र में और एटमी के साथ मेरा ये 5 साढ़े 5 महीने का जो सफ़र है, तो उसका मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल जो दिल से मुझे चीज़ें लगी वो मैंने बताई, बहुत फॉर्मल कुछ नहीं था। और इसमें की टेक अवेज़ यही होगा कि आपका यदि सैलून है, तो इट इज़ अ पावरफुल टूल विथ यू। आपके पास ये बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि ये जो आपको ग्रोथ देगा ना, वो मिलने के लिए बाकी लोग तरस जाते हैं। उनको बहुत सारे अलग एफर्ट्स अलग लेवल पे करने रहते हैं। तो ये कन्वर्शन का एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मुझे लगता है सैलून। और फिर डेमो जो है ना, वो तो बिल्कुल गेम चेंजर होते ही है, क्योंकि सबसे पावरफुल वेपन मैं इसको डेमोस को ही बोलती हूँ। और मैंने ये बिल्कुल महसूस किया है, क्योंकि बस जैसे ही लगाने देती हूँ ना उनको कोई भी चीज, बीबी क्रीम लगाया, बाप रे, वो एकदम देखते से खुश हो जाते हैं, क्योंकि डिफरेंस इनको ऑब्वियस होता है। एक हाथ पे लगाते हैं और दूसरे हाथ पे देखते हैं तो डिफरेंस उनको सामने ही दिखता है। तो वो बिल्कुल ये एक गेम चेंजर होता है। और ऑब्जेक्शंस, जैसे मैंने कहा कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, मेरे कस्टमर्स इसको एक्सेप्ट करेंगे क्या, कॉस्टली है, तो उसे हम ऑब्जेक्शंस को बहुत शांति से लेके उनको वो एक अपॉर्चुनिटी, बहुत प्रोफेशनल वे में उसको हैंडल करके उसको हमें एक अपॉर्चुनिटी में बदलना है। और सिस्टम की, वो मुझे तो लगता है सिस्टम ही यहाँ पे सक्सेस की है, क्योंकि एटमी में मैं मानती हूँ कि इंडिविजुअल टैलेंट से ज्यादा सिस्टम फॉलो करना मैटर करता है। क्योंकि सिस्टम पे मैंने देखा है कि सिस्टम फॉलो करने वाले लोग और सिस्टम को ट्रस्ट करने वाले लोग ही है ना, बहुत लंबी दूरी तक चलते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं। नहीं तो बस एक बार आपने सक्सेस अचीव कर लिया और बाद में रुक गए, तो वो मुझे लगता है बहुत कुछ इफेक्टिव नहीं है। तो सिस्टम फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सैलून को आपके ना एक पावरफुल टूल बनाए और डेमोज उसमें होते रहे, क्योंकि वो एक गेम चेंजर है। और जो भी ऑब्जेक्शंस आपके आते हैं ना, वो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए और सिस्टम को फॉलो कीजिए। तो मुझे लगता है कि सक्सेस तो अपने आप ही आपके पास दौड़ के आएगा। तो थैंक यू दीदी, बहुत जबरदस्त आपने ये जो ट्रेनिंग दिया ना। और मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने पहले बोला था पेन पेपर लेके बैठो, कुछ ना वो की पॉइंट्स मैं नोट डाउन करता गया। एक जो सबसे बड़ा की पॉइंट्स है, मैं जो आपके पूरे सेशन से मैंने नोट डाउन किया, पहला पॉइंट है हेल्पिंग एटीट्यूड। जो इन्होंने स्टार्ट किया ना, देखिए इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसके बगैर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, पहला, सबसे पहला। दूसरा, मैं तो हार्डकोर फॉलोअर हूं कि सिस्टम को फॉलो करें। बगैर सिस्टम के तो मुझे ऐसा लगता है, सपोज करें हम वाइफ हस्बैंड हैं, बेटा बेटी, फैमिली इशू, सब सिस्टम के साथ चलता है। बिना सिस्टम के तो फैमिली नहीं चलता है, तो बिजनेस कैसे चलेगा। दूसरा, आपने बहुत अच्छा चीज बताया कि टूल्स को कैसे यूज करें। एक और जो पॉइंट आपने दिया, जो मैंने नोट डाउन किया, इसको देखिएगा, कि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट के केस में ना, जैसे दीदी ने बोला ना कि ट्रस्ट आपको कई बार क्लाइंट से भी लेना पड़ेगा, और ट्रस्ट गेन करने में इन्होंने एक रीजन बताया कि डेमो बहुत अच्छा हेल्प करता है, जो मैंने नोट डाउन किया। उसके बाद एक चीज बताया, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इतना लाजवाब है कि हमारा रिपीट ऑर्डर ना एकदम से मिलता है। मतलब चूंकि प्रोडक्ट जैसे ही आप किसी को यूज कराओगे तो रिपीट ऑर्डर बहुत जबरदस्त मिलेगा। एक और पॉइंट मैंने नोट डाउन किया क्रॉस सेलिंग का, जो इन्होंने बताया कि जब आप किसी को बीबी क्रीम दे रहे हैं ना, तो अब जब अगली बार वो बीबी क्रीम के लिए आए ना, तो उसको आस्ते से थोड़ा बताइए कि अरे ये हमारा ना मेकअप विदाउट मेकअप, ये हेल्दी ग्लो बेस, और अगर इसके साथ ऐड कर दे तो क्या ही निखार आएगा। तो क्रॉस सेलिंग बहुत जबरदस्त आपने बताया। रिजल्ट ओरिएंटेड डेमो ये भी बताया। एक जो प्रॉपर आपने बताया कि प्रॉफिट मॉडल पे भी हमें एक्सप्लेन करना चाहिए कि प्रॉफिट मॉडल किस तरह से ये हेल्प करेगा। और पर्सनल यूज, ये पॉइंट तो आपने बहुत बखूबी बताया कि पर्सनल यूज अगर जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम बता नहीं पाएंगे। एक और पॉइंट बहुत आपने इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन किया, रिस्क फ्री स्टार्ट होता है, मतलब कोई भी रिस्क नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। और रिपीट इनकम या पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं, वो एक्सप्लेन कर दे तो थोड़ा सा क्लाइंट और हमारे साथ कनेक्ट होता है।
एक जो आज टेकअवे है, हाउसवाइफ वाला जो पार्ट आपने बताया, ये भी बहुत लाजवाब बताया कि कई बार ऐसा होता है, और ये बात रियली अगर हम गौर करें, मैं जब आप बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कि जब एटमी में नहीं था, उससे पहले वाइफ कौन सा शैम्पू मंगाती थी, क्या मंगाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। वो ऑर्डर करती थी, आता था। तो ये वाकई एक ऐसा पॉइंट है ना, कहते हैं ना कि एक पूंजी है कि मतलब आपने अगर हाउसवाइफ को कनेक्ट किया, और अगर हाउसवाइफ ने पूरे महीने एक मैचिंग ले लिया, 4,000 आ गया, क्योंकि उनपे कोई लाइबिलिटी तो है नहीं, फैमिली हस्बैंड पूरा चला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ना बहुत जबरदस्त ट्रेनर बनेंगे, मतलब बहुत जबरदस्त वो आपके लिए टीम बन जाएगा। तो ये पॉइंट को भी मैंने नोट डाउन किया। उसके बाद जो आपने बताया कि कॉस्ट और वैल्यूज को प्रॉपर एक्सप्लेन करना डेमो के साथ, वो बहुत जबरदस्त। अर्जेंसी क्रिएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने बताया कि लिमिटेड पीरियड ऑफर, जो पार्लर में आपने कुछ डिस्काउंट के साथ, जैसे अभी होली आ रहा है, होली ऑफर या कुछ भी जो फंक्शन आ रहा है उस पर ऑफर देते हैं कुछ, मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, पार्लर के साथ आप वर्कआउट करके उसको देख सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त बताया। एक बहुत अच्छा चीज जो आपने बताया कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट उसी सीटिंग में ले ले, कि और ये ना मैंने देखा है बहुत जगह, वो ये बोलते हैं अभी हम ना अपना स्लॉट देखते हैं, फिर हम आगे आपको ना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे नेक्स्ट स्लॉट ले ले। एक बाकी तो आपने बहुत अच्छा है, एक मैं और एड ऑन करना चाहूंगा, देखिएगा आपको लगे तो आप उनको ना ये और अर्जेंसी क्रिएट कर सकती है। देखिए एब्सोल्यूट ना अब आ चुका है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या शहर में, अगर जो आपने इसको अभी तुरंत यूज नहीं किया, तो आप देखो क्या है, चेयर आपने 1 लाख का लगा लिया, सोफा सेट लगा लिया, सब कुछ पे खर्च कर दिया, और अगर आपने ये 17,000 एब्सोल्यूट पे नहीं खर्च किया ना, अगर क्लाइंट मूव कर गया, तो फिर क्लाइंट को ना वापस लाना बहुत टफ काम है। तो वहां पे भी थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट हो सकता है इस पॉइंट पे। और एक जैसे कॉस्ट का जब आता है, कुछ पार्लर ओनर ने ही मुझे ये बताया था कि कॉस्ट का जब आता है, तो उन्होंने बोला कि हम ना वो बॉक्स दिखा देते हैं कि देखिए ये 20,000 का एक बॉक्स है, 3300 का एक बॉक्स है, तो एक काम कीजिए, आप ये 23,000 का प्रोडक्ट परचेज करके आइए, हमें आप 300-400 दे दीजिएगा, हम आपका फेशियल करा देंगे। तो ना क्लाइंट आपको ना फेशियल वाला पार्ट से ना कॉस्ट पे नहीं बीट करेगा। ये एक पॉइंट है। एक बहुत अच्छा चीज आपने बताया कि डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक चीज सोचिए ना, ऑब्वियस सी बात है, डुप्लीकेशन के दम पे हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी का भी पार्ट आपने बहुत कनेक्ट किया, सिस्टम को फॉलो करना आपको बहुत कनेक्ट किया, तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहूंगा ना कि हमारे कस्टमर, हमारे जो ऑडियंस है ना, इनमें से अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो ना, तो उनको भी हम लेते हैं, सो दैट कि क्या होता है ना, और मैं एक चीज को तो हमेशा मानता हूं कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको ना मैं हमेशा ये, आप हैंड रेज कीजिए और आप पूछिए, कुछ भी पूछिए, क्योंकि एक्चुअली ना एटमी को मैं जीता हूं, तो मैंने ना बहुत क्वेश्चन खुद किया हुआ है, तो इसीलिए क्वेश्चन आप कुछ भी आपके दिमाग में आए, तो अभी एक एक्सपर्ट है हमारे साथ जो पार्लर के थ्रू बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो आपको वो भी गाइड करेंगी। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, हैंड रेज करें। हाँ, डॉक्टर अंजलि पाठक मैम का पहला क्वेश्चन, प्लीज। हाँ मैम, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज पूछिए। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर स्मिता आपकी जर्नी पर। आप तो पार्लर की ओनर हैं। अब Yes. मैं एक एटमी की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और राजेश झा से मैंने भी थोड़ी ट्रेनिंग ली है, और इनके इनकरेजमेंट से मैंने अपने शहर में कुछ पार्लर्स को अप्रोच किया। तो अधिकतर जो पार्लर्स हैं जो अच्छे हैं, जिनको आप लग्जरी पार्लर्स, वहाँ ओनर नहीं रहता है, उन्होंने मैनेजर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है। Yes, exactly. और मैनेजर्स को टैकल करना बहुत मुश्किल काम है ना, मैनेजर्स को टैकल Yes. करना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहती थी कि मैं मैनेजर्स को कैसे टैकल करूं। मैंने बोला कि आपकी जब ओनर आएंगी, उनसे बात करवाइए, और ये है वो है। तो बहुतों ने, या तो उनकी जो ओनर है उसने बोल रखा होगा कि सभी को भगा देना, ये है वो है। तो मैंने बोला मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, और मैं बहुत सीनियर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी गेस माय एज, मैं अपनी स्किन दिखाती हूँ, गेस माय एज, and when I tell them that I am, XYZ, I'm 50 plus, and still my skin is like that, they are amazed. I said, हाँ, because डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छा खाना पीना भी खाती हूँ, फिर कोरियन प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, ऐसे। I just want to share everything. उसके बावजूद भी ये जो मैनेजर लड़के लड़कियां मुझे ऐसे दुत्कार के भगा देते हैं, तो मैं क्या करूँ?
सब मुड़ी के चले जाती हूँ, बाय बाय, जय श्री राम। तो मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारी हूँ और अभी भी मैं जाना चाहती हूँ। और इधर 12-13-14 हजार छोटे बड़े ब्यूटी पार्लर्स हैं इंडिया के, जो टियर 2 की भी सिटीज हैं, नागपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब में भी 10-12-15 हजार ब्यूटी पार्लर्स आराम से हैं। पार्लर्स की कोई कमी नहीं, लेकिन मैनेजर लोगों से, जो जवान लड़के लड़कियां हैं, मैंने ये भी कोशिश की कि एक दो जो थोड़ी सी एक्सपीरियंस मैनेजर्स थी, उनको मैंने बोला कि सबके सामने नहीं, आप आइए कॉफी के लिए शॉप में, आपकी भी एक इनकम हो सकती है। पर उन्होंने मुझे कुछ खास नहीं डाली। एंड देन आई आल्सो गिव अप, क्योंकि आई डोंट नो हाउ मच दीज मैनेजर लेडीज आर पेड। 50,000 1 लाख रुपीस, आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा उनको पैसा मिलता होगा सैलरी। थोड़ा आप बताओ। अंजलि मैडम, मैं आपको बताइए। सबसे पहले सब मैं कहूंगी, एज इज जस्ट ए नंबर। मैडम, आप इतनी ब्यूटीफुल हो अभी भी, और इतनी अच्छी आपकी स्किन है, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और आपका नॉलेज उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो मुझे ऐसा जो आपने अभी बात कही ना, मैंने ये बात खुद भी बहुत बार एक्सपीरियंस की है। मैंने बहुत बड़े बड़े पार्लर्स में अप्रोच किया, तो वहां मुझे मतलब एक जो आपने कहा ना मैनेजर्स वाली बात, वो मैनेजर्स वाली बात नहीं थी, वहां पे ओनर से ही, मैं तो देखो बिना ओनर के तो मैं बात ही नहीं करती, क्योंकि डिसीजन अल्टीमेटली ओनर ही लेता है। तो ओनर के प्रेजेंस में ही मैं बात करती हूँ कि भाई आपके ओनर कभी तो आते होंगे, मैं उसी समय आ जाऊंगी। ऐसा तो नहीं है कि ओनर ने बस आपके भरोसे ही छोड़ रखा है पार्लर, कभी तो एक चक्कर तो मारता ही है, आता ही है, तो उस समय मैं आऊंगी। इसलिए मेरा तो एक स्ट्रेटेजी है कि मैं ओनर के सामने ही जाके बात करती हूँ, क्योंकि आपका एक जो कद है और जो भी है, आप जिस बैकग्राउंड से है, मुझे लगता है उसका रिस्पेक्ट करेगा ही ओनर। और आपको यदि आप, मैं तो कहती हूँ उसके प्रेजेंस में ही डेमो दीजिएगा। सिर्फ इन मैनेजर्स को देके भी कुछ भी डिसीजन वो लोग लेने वाले है नहीं, और कितनी ही बातें अपने ओनर तक पहुंचाते हैं, गॉड नोस। मतलब मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बट मेरा अपना ये एक स्ट्रेटेजी हमेशा रहा है कि मैंने हमेशा ओनर से ही बात करना चाहा, कि मैंने उनसे लिया भाई मैं ये हूँ और मुझे सिर्फ ये। और कई बार तो क्या हुआ पता है क्या, मैंने थोड़ा सा एक अलग रास्ता भी अपनाया, कि मुझे है ना एक बहुत कुछ ऐसे बड़े बड़े काम मैं बता देती हूँ कि मुझे ये करना है वो करना है, पर ना आपके ओनर से ही बात करनी है, मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी है। और मतलब फिर वो बराबर कनेक्ट कर देते हैं। मैंने ना ऐसे हथकंडे बहुत सारे अपना लिए हैं, क्योंकि जहाँ ऐसी बातें बनती है ना सीधे हाथ से, फिर वहां हमारे हाथ से निकालना ही पड़ता है। तो ये ऐसी तरीके से मैंने काम किया है। देखिए ये सबको ही प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको ही यार ऐसे नहीं है। मेरे सैलून तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मानती हूँ, पर इसके अलावा भी मैंने प्रोस्पेक्टिंग बहुत की मैडम। मैंने भी ऐसे कई जगह गई हूँ और कई कई जगह पे फोन से बात की हूँ ना, तो मैंने बहुत सारे हथकंडे इस तरीके के अपनाए हैं। जानते हैं, एक ना यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा बोला, डॉक्टर अंजलि पाठक मैम, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आप ना जब जाते हैं ना तो उनको बोलिए कि देखो हमारी ना रिलेशन में मैरिज होना है, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैरिज होना है, और उनका जो ब्राइडल मेकअप है ना वो ओनर के बगैर मैं डिस्कस ही नहीं करूंगी, तो इसीलिए मुझे ना ओनर से बात करो, देखो फटाक से फोन आएगा। ये आप और बोलो कि देखो उसको बोलिएगा लेकिन ना मेरा ना ब्राइडल मेकअप ना कोरियन प्रोडक्ट से होना है, तो आपके पास कोरियन प्रोडक्ट है क्या? मैं ना सेल्स टेक्निक आपको बहुत सारा बता सकता हूँ। तो बोले कि सेल आप मतलब ब्राइडल मेकअप है, लेकिन उनका पहला कंडीशन है कि आपके पास कोरियन प्रोडक्ट है क्या, और ओरिजिनल कोरियन प्रोडक्ट। तो आप जब भी पार्लर में होंगे आप मुझे कॉल दीजिए, मैं आपके, और चूंकि वो ना एज अ रिलेटिव मेरी जिम्मेदारी है कि वो पूरा उसका जांच पड़ताल करना कि वो आप सही दे रहे हो कि नहीं, उसके बाद देखिएगा बात बनेगा। और ये ना पता है हिट एंड ट्रायल है, सेल्स ऑलवेज हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। और प्रेशर इसमें हमेशा केले के अंदर सुई चुभाने की तरह है, आपने सुई निकाला कहां से निकाला पता ना चले। बस बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं श्वेता मैम को लेता हूँ। श्वेता मैम प्लीज आप अनम्यूट करें, प्लीज आपका जो क्वेश्चन है पूछें, प्लीज आप अनम्यूट करें श्वेता मैम। हेलो, हाँ मैम प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाहते थे कि मैंने तो अभी सर नया शुरू किया है, मैंने ये अभी 2-3 दिन हुआ है। आई हैव गॉट माय एब्सोल्यूट किट। ओह वेरी गुड। तो टुमारो आई विल गिव वन सेशन फॉर माय क्लाइंट। सर इससे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं जिस क्लाइंट का मैं कल करूँगी,
उनका सर फेस में पिगमेंटेशन प्लस एक्ने प्रोन और उनका पिंपल्स भी है, प्लस सेंसिटिव भी है, ड्राई भी है, ऑयली भी है। तो उनको सर जैसे कि मैं एक ही किट है, एक ही किट और एक्चुअली तो क्या दोनों को मिलाकर कंबाइन करके दूं और तो कैसे दूं? क्योंकि ये जो मैम अभी डॉक्टर मैम बैठी है, इनका बहुत ही बड़ा नॉलेज है, तो इनसे जानना चाहती हूँ। और दूसरी बात, उनको होम केयर के लिए क्या दिया जाए? हाँ, मैंने ना, मेरे पास भी बस ऐसे ज्यादा तो नहीं, कुछ ही क्लाइंट्स हुए हैं, बट एसी का जो आपने ये सिस्टम है एसी केयर वाला, तो उसमें देखिए आप क्या क्या है, आपने देखा है क्या मैडम? आपके पास आई है ना वो किट? जी हाँ, मेरे पास वो किट आई है मैम। हाँ, आपने खोल के देखी है, उसमें टोनर है और क्या क्या है? सीरम है मैम। और है और क्या है? जी हाँ, उसमें 4-5 आइटम है मैम। हाँ, तो आपको वो सारे यूज करने हैं, तो नेचुरली ये वाली चीजें आपको एब्सोल्यूट से लेनी नहीं है, और बाकी सारा तो आपको फॉलो करना ही है, क्योंकि फेशियल तो पूरा आप उसको दे ही रही हो। बस एक्ने को देखिए कि वो लाइव है क्या। मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं ना, मतलब हमें बहुत सेफली चलना है। मैंने देखा कि हमारे कोई भी फेशियल ट्रीटमेंट देने की वजह से ना क्लाइंट को कोई तकलीफ ना हो। मेरा सबसे बड़ा है ना इसमें एक यही कंसर्न होता है कि मैं इतना सेफ चलती हूँ कि भाई उसको कभी ऐसा ना हो कि वो पिंपल्स बाद में वहां पे उसको कोई वो दाग रह गए